एक और क्वेश्चन डिस्कस करता हूं। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसके साथ के बहुत सारे क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। आप मैकेनिज्म समझिएगा कैसे हम इंग्लिश स्टेटमेंट को मैथ्स की स्टेटमेंट में कन्वर्ट करते हैं। अ प्लेन लेफ्ट 30 minutes लेट देन इट्स शेड्यूल्ड टाइम एंड इन ऑर्डर टू रीच द डेस्टिनेशन 1500 किलोमीटर अवे इन टाइम। तो यहाँ पे पहली बात क्या देखते हैं, हमारे पास ये रखा है प्लेन लेफ्ट 30 minutes लेट। लेट होने का मतलब क्या है कि अगर मुझे लेट अस अज्यूम किसी जर्नी को ट्रैवल करने के लिए 5 घंटे लगते हैं, मैं आधा घंटा लेट चला, इसका मतलब मेरे पास उस जर्नी को समय से ट्रैवल करने के लिए सिर्फ 4.5 घंटे बचेंगे। आप जरा सिचुएशन को समझिए। 30 मिनट्स लेट होने का मतलब किसी स्पेसिफिक जर्नी को अगर मुझे ट्रैवल करना है तो लेट अस अज्यूम मुझे 5 घंटे लगते हैं। और अगर बाय द चांस मुझे कोई डेडलाइन है कि मुझे 10 बजे वहां पे पहुंचना है एंड आई एम स्टार्टिंग माई प्लान टू स्टार्ट माई जर्नी एट 5 AM और मेरी डेडलाइन 10 बजे तक है, बट ड्यू टू सम रीजंस मैं आधा घंटा लेट हो गया। इसका मतलब जो मुझे 5 बजे चलना था तो मैं कितने बजे चला? 5:30 बजे। और मुझे ए से बी फिर भी 10 बजे तक पहुंचना है, तो यहां पे मुझे क्या करना पड़ेगा? अपनी स्पीड को इंक्रीज करना पड़ेगा। ओके, यहां पे टाइम कितना मिल रहा है मुझे? 5 घंटे। और यहां पे टाइम क्योंकि आधा घंटा मैं लेट हो चुका हूं इसलिए मेरे पास बचेंगे 4.5 घंटे। इसका मतलब जो डिजायर्ड टाइम था और जो न्यू टाइम है, जो मेरे पास बचा है टाइम, दोनों के बीच का जो गैप है वो आधा घंटा है, विच इज इक्वल टू हाफ एन आवर 30 मिनट्स। तो ये इस क्वेश्चन का बेसिक कॉन्सेप्ट यहां पे शुरू होता है। अब मेरे पास जर्नी कितनी है? जर्नी द डिस्टेंस इज 1200 किलोमीटर 1500 किलोमीटर एंड स्पीड को उसने इंक्रीज कर दिया 100 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब जो ओरिजिनल सिचुएशन थी उसमें मान लो टाइम लग रहा है x आवर्स, और जो न्यू सिचुएशन है उसमें हमें टाइम कितना लगेगा? आधा घंटा कम, क्योंकि हमने स्पीड बढ़ा दी। देखिए कैसे इसको फ्रेम करते हैं। यहां पे जो इक्वेशन है वो टाइम की बनेगी, बस इतना याद रखना होगा। इक्वेशन किसकी बनेगी? T1 माइनस T2 इक्वल्स टू T3। क्योंकि ये जो आधा घंटा है ये दो टाइम्स के बीच का गैप है, आधा घंटा लेट हुआ हूं मैं। चलो शुरू करते हैं। लेट ओरिजिनल स्पीड जो शेड्यूल्ड थी वो मैंने सोचा था कि मेरी स्पीड होगी x किलोमीटर पर आवर। ठीक है जी। तो पहली सिचुएशन में मेरे पास 1500 किलोमीटर का डिस्टेंस है, तो यहां पे डिस्टेंस हमें दे रखा है 1500 किलोमीटर। अब मेरे पास डिस्टेंस 1500 किलोमीटर है, स्पीड को मैंने x मान लिया, तो टाइम टेकन कितना होगा? टाइम टेकन होगा डिस्टेंस ओवर स्पीड। डिस्टेंस है 1500 और स्पीड कितनी है? x, और ये आ गया आवर्स। और इसको मैं मानने लगा हूं बच्चों, ध्यान से देखना, इट इज आई एम टेकिंग इट एज T1। इसको मैंने T1 मान लिया। टाइम आ गया जी T1। अब दूसरे केस में न्यू स्पीड, स्पीड में क्या चेंज किया उसने? क्योंकि प्लेन लेट हो गया तो उसने स्पीड को 100 किलोमीटर बढ़ा दिया। तो हाँ, यहां पे हम क्वेश्चन कैसे फ्रेम करेंगे? न्यू स्पीड इज, पहले x थी, अब हो जाएगी x प्लस 100 किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस दोनों टाउन्स के बीच में फिक्स है या दोनों स्टेशंस के बीच में फिक्स है, तो डिस्टेंस हम फिर से वही नोट कर लेते हैं, 1500 किलोमीटर। इसका मतलब अब दोबारा से टाइम टेकन क्या आएगा, जिसको मैं लेने लगा हूं T2, और ये टाइम टेकन कितना बनेगा? अगेन डिस्टेंस ओवर स्पीड। डिस्टेंस कितना है हमारे पास? 1500, और स्पीड कितनी है बच्चों? x प्लस 100, और यहां पे आ जाएंगे आवर्स। तो पहले टाइम 1 लिया, फिर टाइम 2 लिया, दोनों टाइम निकालने आपको, बस इतनी कहानी है जितने भी इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। अब पहले मैंने आपको एक इलस्ट्रेशन दी थी कि पहले मुझे 5 घंटे मिले क्योंकि मैं लेट हो गया,
आधा घंटा, तो मेरे पास टाइम हाफ एन आवर कम हो गया। इसका मतलब ये वाला टाइम सेकंड वाले टाइम से बड़ा है, क्योंकि यहां पे स्पीड भी कम है तो ज्यादा समय लगेगा, या यहां पे मैं लेट था, आधा घंटा लेट स्टार्ट किया मैंने। इसका मतलब क्वेश्चन में हमें 30 मिनट्स यहां पे दे रखा है, 30 मिनट्स हम नहीं ले सकते, हमें हाफ एन आवर लेना पड़ेगा, क्योंकि स्पीड किलोमीटर पर आवर में है। इसका मतलब हम यहां पे ये कहना चाहते हैं कि T1 माइनस T2 इक्वल्स टू T3। T1 कितना है, जो ओरिजिनल टाइम था वो था 1500 ओवर x। सेकंड जो टाइम है वो ये रहा 1500 ओवर x प्लस 100, और यहां पे डिफरेंस कितना है दोनों के बीच में, 30 मिनट। क्योंकि हम किलोमीटर पर आवर ले रहे हैं तो 30 मिनट नहीं चलेगा, यहां पे हमें हाफ लिखना पड़ेगा। इस तरह से आप अपनी इक्वेशन फ्रेम करेंगे। एक और तरीका है इसको सोचने का, दोनों टाइम्स के बीच का गैप हाफ है, आपको समझ नहीं आ रहा कि पहले आप इसको रखें या इसको रखें। उसके लिए आपको क्या करना है कि अगर कोई दो फ्रैक्शंस हैं जिनके न्यूमरेटर सेम हैं और डिनोमिनेटर कम ज्यादा हैं, तो जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा, whose denominator is small, that fraction is going to be larger। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपके पास 100 डिवाइड बाय 20 है और 100 डिवाइड बाय 10 है, जब आप 20 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास 5 आएगा, जब आप 10 से डिवाइड करेंगे आपके पास 10 आएगा। इसका मतलब जिसका डिनोमिनेटर छोटा होता है वो वैल्यू लॉजिकली बड़ी होती है। तो यहां पे डिनोमिनेटर छोटा किसका है, फर्स्ट वाले टाइम का, तो इसका मतलब ये टाइम ज्यादा है, इसलिए ये आगे आएगा। तो दो मेथड मैंने आपको बता दिए, एक तो क्वेश्चन को फ्रेम करके, एक कॉमन सेंस है। बस अब इसको हमें सिंप्लीफाई करके अपनी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रेम करनी है और उसको सॉल्व करना है। चलिए इसके ऊपर काम करते हैं। x टाइम्स एलसीएम लिया और यहां पे हमारा आएगा 1500 टाइम्स x प्लस 100 माइनस 1500x। अगर ये दोनों आपस में मल्टीपल नहीं है, एक दूसरे के मल्टीपल नहीं है, तो हम सीधा ही यहां पे इसको इधर ले जाते हैं और इसको उधर ले जाते हैं। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। चलिए अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करेंगे, ये बनेगा 1500x प्लस 1500 इंटू 100 माइनस 1500x ओवर x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर एंड x इंटू 100x इक्वल्स टू 1/2। तो यहां पे 1500x कैंसिल आउट हो गया। अब जब भी आपके पास ये स्थिति आ जाए, हमेशा, यहां तो पॉसिबल नहीं है, बट आपको ऑलवेज चेकआउट करना होगा कि यहां पर जैसे 2 है, क्या दोनों टर्म्स में 2 कॉमन है, क्या ये 2 कट सकता है, आपको हमेशा ही कोशिश करनी है। हाँ जी, चलिए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 100x 1 के साथ प्लस, और ये 2 जाकर 150000 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 15 2 ज़र 30। 00 मेरा बोलने का पर्पस क्या है कि मुझे कोई अवार्ड नहीं मिलने वाला कि मैं उसको 3 लाख बोल रहा हूँ या 30 लाख बोल रहा हूँ या 30,000 बोल रहा हूँ। मुझे जीरोस का काउंट नहीं गलत लिखना, इसलिए 0 को ही काउंट कर लीजिए स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो ये बन गया, इसको उठा के इधर ले आते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 100x माइनस 1 2 3 4 5 0 इक्वल्स टू 0। ठीक है जी, क्वाड्रेटिक बन गई सिंप्लीफाइड फॉर्म में। इस क्वाड्रेटिक को हमें सॉल्व करना है। a की वैल्यू 1, b की वैल्यू और c की वैल्यू आएगी माइनस 5 zeros। ठीक है जी, अब हमें सबसे पहले क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने के लिए आपके पास दो मैकेनिज्म हैं, या तो फैक्टराइजेशन से करेंगे मिडिल टर्म स्प्लिट से, या आप करेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से। पहली बात तो आपका अपना एक स्ट्रांग बिलीफ होना चाहिए कि आपका कंट्रोल किसके ऊपर ज़्यादा है। दूसरी बात यह है कि अगर आप फैक्टराइजेशन से या मिडिल टर्म स्प्लिट से करना चाहते हैं तो इस प्लेलिस्ट में आपको एक वीडियो मिलेगी जिसमें है हाउ टू डू द मिडिल टर्म स्प्लिट। तो उस वीडियो में मैंने 20-25 क्वेश्चन सॉल्व किए हुए हैं मिडिल टर्म स्प्लिट के ऊपर, आपके सारे डाउट क्लियर कर देगी। हाल फिलहाल मैं इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से कर रहा हूँ। सो सबसे पहले हम निकालेंगे अपना डी होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो पहले डी कैलकुलेट कर लेते हैं। 100 का स्क्वायर 4a
100 का स्क्वायर किया तो वी गॉट 10,000 अब यहाँ पे गलती होती है, माइनस ही लिख देते हैं, जबकि माइनस इंटू माइनस भी तो करना है। तो प्लस 4 3 12, 1 2 3 4 5। अब इनको ऐड करेंगे तो 1 2 1, उसके बाद 1 2 3 4। तो ये मेरे पास डी आ गया थी। अब डी को कई बच्चे इतने बड़े नंबर को लिखने के बाद जिसमें लास्ट में जीरोज हैं, स्क्वायर नंबर की पहचान क्या है? स्क्वायर नंबर की पहचान क्या है कि उसके लास्ट में जो जीरोज होती हैं उनका काउंट क्या होता है? हमेशा इवन नंबर ऑफ जीरो होती हैं। तो यहां पे देखिए 4 जीरो हैं, इवन नंबर ऑफ जीरो हैं। तो आपको इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करने नहीं बैठ जाना, आपको थोड़ी सी ट्रिक यूज करनी है। यहां पे क्या करना है, इसको 2 भागों में तोड़ लो ऐसे। ये देखो 121 का स्क्वायर रूट अलग से निकालेंगे, 10,000 का अलग से निकालेंगे जब हमें स्क्वायर रूट निकालना है। तो क्योंकि हमें फॉर्मूले में क्या डालना होता है, बी स्क्वायर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी। तो अंडर रूट डी भी निकाल लेते हैं। 121 इसका भी स्क्वायर रूट होगा, तो ये कितना आएगा, 121 का स्क्वायर रूट 11 है। और 10,000 किसका स्क्वायर होता है बेटो? 100 का। तो इसका मतलब मेरे पास जो आंसर आएगा अंडर रूट डी का वो आएगा अंडर रूट डी इज इक्वल्स टू 1100। तो ये अंडर रूट डी की वैल्यू आ गई। क्योंकि हमने स्क्वायर रूट ऑलरेडी सॉल्व कर लिया है तो आप 2 बार सॉल्व मत कर लीजिएगा। तो अब हमें x निकालना है। x क्या होगा, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बाई 2a। ये अंडर रूट डी पहले निकालने का फायदा ये होता है कि हाँ हम एक कंसाइज सा काम कर लेते हैं। फॉर्मूले में काफ़ी सारे नंबर लिखे होते हैं तो गलती होने का चांस होता है। सो b की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 100, और a की वैल्यू है 1। ठीक है बच्चों, यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं और इस क्वेश्चन को निपटाते हैं। सो x कम्स आउट टू बी -100 प्लस माइनस अंडर रूट डी की वैल्यू कितनी है पूरी की पूरी 1100, 1100 यहाँ पे पुट कर दिया एंड 2 टाइम्स 1। तो x कम्स आउट टू बी -100 प्लस 1100 अपॉन 2 -100 माइनस 1100 अपॉन 2। क्योंकि x स्पीड है, ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव आएगा। तो ये वाली वैल्यू रिजेक्टेड बिकॉज स्पीड कांट बी नेगेटिव। स्पीड नेगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए इसको कैंसिल आउट कर दिया। बस ये बचा हमारे पास। तो x की वैल्यू आई 1000 डिवाइड बाई 2, तो x कम्स आउट टू बी 500। तो x क्या था हमारा, ओरिजिनल स्पीड। स्टार्टिंग में क्या लेट किया था हमने, वापस आइए यहाँ पे, हाँ, लेट द ओरिजिनल स्पीड बी x। तो इसका मतलब x की वैल्यू आई है हमारे पास 500। इसका मतलब अगर प्लेन शेड्यूल्ड टाइम पे ही टेक ऑफ कर लेता तो प्लेन की जो डिजायर्ड स्पीड थी वो 500 किलोमीटर पर आवर होनी चाहिए थी। बट क्योंकि वो हाफ एन आवर लेट चला है तो उसको वो टाइम को कॉम्पनसेट करने के लिए अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ी। तो 100 किलोमीटर पर आवर, 100 किलोमीटर पर आवर एक्स्ट्रा हो गया, तो न्यू स्पीड वुड बी 600 किलोमीटर पर आवर। तो आपको यहां पे क्वेश्चन को पढ़ना होगा, दोनों में से आपको कौन सी स्पीड पूछी है। फाइंड इट्स यूजुअल स्पीड। तो यूजुअल स्पीड तो हमने एक्स ही लेट की है। तो इसका मतलब यहां पे जब आप एग्जाम में लिखे आएंगे तो आपको स्टेटमेंट लिखी आनी पड़ेगी। देयरफॉर द यूजुअल स्पीड ऑफ द प्लेन वॉज 500 किलोमीटर पर आवर। ये आपका इसका आंसर बनेगा। तो प्रैक्टिस करिए इसके साथ के क्वेश्चन। जो T1, T2 और T3 का मैंने आपको एक मैकेनिज्म दिया है उसके साथ क्वेश्चंस को ट्राई करिए। बहुत सारे क्वेश्चन, जितने भी स्पीड टाइम के क्वेश्चन है सारे सॉल्व हो जाएंगे आपको, चाहे वो ट्रेन का है चाहे वो इस तरह से प्लेन का है। ठीक है जी, टिल देन आई विश यू ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलेंगे फिर।